अरे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के टॉप 35 प्रश्नों को हल करेंगे और ये 35 प्रश्न बहुत ही मेहनत करके तैयार किए गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको नए प्रश्न मिलेंगे इसमें। हर जगह से आपको नया कुछ करने को मिलेगा इन प्रश्नों में। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी डिस्क्रिप्शन करना होगा हम करेंगे, जिसमें समझाने वाली बातें होंगे समझाएंगे। और चलते हैं। देखो 126 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन, तो ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं वो आपके आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं। तो इसमें आपका देखो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोयला, पेट्रोलियम और पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा वाला, पवन ऊर्जा। ध्यान ये रखिएगा कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन अगर जो होगा तो नवीकरणीय पूछे चाहे अनवीकरणीय पूछे, ये ध्यान रखना कि तीन ऑप्शन उसमें सेम होंगे। जैसे देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके सेम हैं। ठीक, पवन ऊर्जा अलग हो गया तो आपको पवन ऊर्जा टिक कर देना है। अगर इसी ऐसे पूछ लेता कि अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन क्या है, तो उसमें आपके तीन जो है ऑप्शन रखे होती। कौन सा? तीन से ऑप्शन ये रखे होते कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक, और एक आपको रख देता कोयला, तो आपका कोयला वहाँ पर राइट होता। तो कहने तात्पर्य यह है कि आपको तीन सेम ऑप्शन मिल जाएंगे इन प्रश्नों में और एक अलग होगा, तो उसको आपको छांट कर लिख देना है, अर्थात वही आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न दिया गया जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके दिवस महत्वपूर्ण हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 128 नंबर प्रश्न दिया गया तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो 128 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रक्षक मेखला हो जाएगा, समोच्च रेखी जुताई या मरिचंग या वेदिका कृषि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि होती है, जो तीव्र ढालों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। 129 नंबर प्रश्न दिया गया कि अधात्विक खनिज कौन सा उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज की बात करेंगे तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्रक जो होता है अधात्विक होता है। बाकी इधर आपके धातु दिए गए हैं, शीशा भी अधात्विक होता है, लेकिन वो क्या है, खनिज नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 130 नंबर, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक। इसमें आपको ध्यान रखना, देखो तीन ऑप्शन आपके सेम हैं, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये सेम है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी यही आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 130 नंबर प्रश्न में। 131 नंबर प्रश्न दिया गया है किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कपास, चाय, पटसन, काफी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार 11 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व भारत का बताना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने और लोग रहते हैं। तो 382, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 133 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई होती है। 134 नंबर प्रश्न दिया गया स्थानीय पवन का उदाहरण क्या है। तो स्थानीय पवन यानी अलग अलग देशों में जो स्थानीय पवनें होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। चिनूक, चिनूक आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। और भारत में जो है लू चलती है, क्या चलती है, लू। ध्यान रखिएगा, भारत में लू कहते हैं और चिनूक आपकी स्थानीय पवन भी है। तो 135 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है। 135 नंबर प्रश्न के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि हरिकेन क्या है। तो हरिकेन क्या होता है, चक्रवात होता है, लेकिन इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और चीन में टाइफून कहते हैं और विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। कहाँ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना, नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। 126 नंबर प्रश्न दिया गया है वान झील स्थित है। हमने आपको पढ़ाया था कक्षा 7 की, जो हमने पृथ्वी और हमारा जीवन का नोट्स दिया है, उसमें आपको ये सब जो है इंक्लूड दिए गए हैं। वान झील कहाँ है, तो तुर्की में है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 137 नंबर पर दिया गया कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में हमने कई चीज़ें आपको बताई हैं।
कि कालाहारी मरुस्थल जो है विश्व में सबसे ज़्यादा तापमान कालाहारी मरुस्थल में अंकित किया गया है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखा 138 नंबर, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नियुक्त होते हैं या मनोनीत किए जाते हैं? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 मनोनीत किए जाते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देगा, नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? क्या 19 में दिया गया है या 20 में दिया गया है या 21 में दिया गया है या अनुच्छेद 22 में दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाए अनुच्छेद 21 में आपका दिया गया है दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का मौलिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 17। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 140 नंबर दिया गया, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या का अधिकार बच्चों होता है न्यायपालिका को। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, बांदा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर में यूरेनियम उत्पादित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्य सरकार की बात करेगा तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति होता है देश का। और राज्यपाल आपका इसमें सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का होता है, ठीक है, राष्ट्र का होता है। 143 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? कौन सा संसद का अंग नहीं है? हमने कई बार आपको बताया है कि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा ये तीन आपके संसद के अंग होते हैं, राज्यपाल नहीं होता। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन आपके पास देखो दिए गए हैं, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 15, 2 अक्टूबर 16, 2 अक्टूबर 17। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 144 नंबर में 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको जो है शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी। 145 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता आपको बताना है। उत्तर प्रदेश से आपके कई क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेशल जीके आपको तैयार रखना है यूपी का। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता आपकी हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन 57.2%, ठीक। 146 में प्रश्न दिया गया है, राज्यपाल पद का नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 35 वर्ष, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 146 नंबर में 35 वर्ष यानी तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, छोटा छोटा लिखा गया है। 147 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो 147 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नरसिम्हा प्रथम ने, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा प्रथम। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गौतम बुद्ध जो संबंधित थे वो बौद्ध धर्म से और नानक देव या सिख धर्म से संबंधित थे, तो ध्यान रखना। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो 149 नंबर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता थी किस युग की थी? तो कांस्य युगीन, पाषाण युगीन, ताम्र युगीन या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिख कहा जाता है, परगना, ग्राम या साम्राज्य। तो सल्तनत काल में प्रांतों को सिख कहा जाता था
और प्रांतों का जो मुखिया होता था उसको सिकदार कहते थे। क्या कहते थे? सिकदार, है ना। ये जो सल्तनत कालीन जो प्रांतीय व्यवस्था थी उसमें सिकदार कहते थे उसके मुखिया को, और सिख जो थे वो आपके परगनाओं में बटे हुए थे, ठीक, और परगना ग्राम में बटे हुए होते थे। तो इस प्रकार से कुछ उस समय की शासकीय व्यवस्था थी, शासन की व्यवस्था थी। 50 नंबर प्रश्न देखो दिया गया है कि मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस को कौन लूट कर ले गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मयूर सिंहासन जिसको शाहजहां ने बनवाया था तो उसको कौन लूट के ले गया। तो अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर लंग। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नादिर शाह ले गया था मयूर सिंहासन। ध्यान रखिएगा ये आपका ईरान का रहने वाला था। 151 नंबर प्रश्न दिया गया कि लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 151 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भैया बेगम हजरत महल। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, और जमींदार कुंवर सिंह ये थे बिहार से। ध्यान रखिएगा इस 1857 क्रांति से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पूछा जा रहा है ना कि राष्ट्रीय। ध्यान रखिएगा राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, जिसको टेसू का फूल भी कहते हो। और राष्ट्रीय फूल फूल आपका जो होता है वो आपका कमल होता है। राजकीय की बात करा तो पलाश है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देंगे। 153 नंबर प्रश्न दिया गया कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम, ये थोड़ा सा झिलमिलाहट में दिखा रहा है जूम करने पर, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न देखो दिया गया है कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। पुर्तगाली पहले आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसके बाद देखो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। तो आपको अगर मालूम होगा कि कौन पहले आया था तो आप कर पाएंगे इसको। तो इसमें राइट आंसर आपका हम बता दें कि ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है और ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना भी है। 154 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। चैतन्य महाप्रभु एक समाज सुधारक हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये 154 नंबर प्रश्न में कौन सा राइट है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न देखो दिया गया है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो दिया गया है विलय नीति। विलय नीति कब अपनाई गई थी। तो विलय नीति आपकी अपनाई गई थी किसके द्वारा, ये बताना है। लॉर्ड क्लाइव ने अपनाई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो किसने अपनाई थी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी। और विलय नीति के अलावा एक और नीति थी जिसको आप लोग कहते हो सहायक संधि थी, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था। तो ध्यान रखिएगा दोनों आपकी नीतियां इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद देखो 157 नंबर प्रश्न दिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 57 नंबर प्रश्न में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया 158 नंबर, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो 158 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलकत्ता में सबसे पहले प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। 59 नंबर प्रश्न दिया गया है इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना, सन पूछा गया। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। 160 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक भैया कौन है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाणभट्ट हैं, कौटिल्य हैं, या कल्याण जो है ये कोई नाम नहीं हुआ, ये गलत ऑप्शन आपका दिया गया है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है मेगास्थनीज, इसी ने जो है लिखा था। सेल्यूकस का ये राजदूत था और ये जब भारत आया तो इन्होंने मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, और आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।